जगदीश सर, जी सर। होस्ट बनाए आपको। ठीक है। हाँ, अभी पार्टिसिपेंट अभी ठीक है ना। आप देखो सर, थोड़ा आप कर सकते हो चालू, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पिछले बार भी थोड़ा इश्यू हुआ था ना। बच्चे थोड़े कम थे तो थोड़ा लेट चालू करना पड़ा ना। हाँ, मैं कर देता हूँ सर, कम से कम 2-4 बच्चे आते हैं तो आज। ओके ओके सर। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में बाय लिखिए ज़रा सभी। प्लीज़ टाइप बाय इन द चैट बॉक्स। चैट की सेटिंग आपकी चेंज कर लीजिए, आपके कमेंट खाली मुझे दिखने चाहिए। ठीक है? जी, सभी लोग एक बार वाई टाइप करें। तो today's topic is to analyze the circuits containing the multiple frequency sources.
अभी देखो हम लोगों ने स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल एनालिसिस काफी डिटेल में पढ़ा। वहां पर जो भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या एक से ज्यादा सोर्स भी होते थे, उन सभी की फ्रीक्वेंसी एक ही होती है ना, कि भाई 10 रेडियन पर सेकेंड है तो ओमेगा की वैल्यू 10, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा ओमेगा हर जगह वही रहता था और होना भी चाहिए, है ना। साइनोसॉइडल एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो हर करंट और हर वोल्टेज एक साइनोसॉइड है, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही। बट मेनी अ टाइम्स व्हाट विल हैपन इज कि आपके सामने अ सर्किट कैन अपीयर ऐसा आरएलसी और मल्टीपल सोर्सेस इस सर्किट के अंदर हैं। एक 50 हर्ट्ज का है, एक कोई 60 हर्ट्ज का है, एक डीसी भी लगा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए आपसे पूछा गया कि भाई ये करंट कितना, ये वोल्टेज कितना, तो फिर हम करेंगे क्या। भाई अगर कोई सर्किट के अंदर इंडक्टर है तो इसकी वैल्यू 0.1 हेनरी है। अब इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 50 हर्ट्ज पे कुछ और होगा और 60 हर्ट्ज पे कुछ और होगा। तो जब तक वैल्यू फिक्स नहीं होगी सर, तो फिर तब तक कोई भी करंट या वोल्टेज या कोई भी चीज सर्किट की हम निकालेंगे कैसे। दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो जब भी सर्किट के अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सोर्सेस होंगे, तब सुपरपोजिशन थ्योरम इज द ओनली वे ऑफ हैंडलिंग इट, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम से ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। एक बार में कोई एक सोर्स आपको लेना होगा, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट सोर्स हो, कोई भी हो, एक बार में एक ही हम लेंगे। इंडिविजुअल हम रिस्पॉन्सेस निकालेंगे उन सभी सोर्सेस के कारण, और फिर लास्ट में उन सारे रिजल्ट्स को हम सुपर इम्पोज कर देंगे, ठीक है। सो वन फ्रीक्वेंसी सोर्स एट अ टाइम लेकर के ही हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम सुपर इम्पोज कर देंगे लास्ट में। यहां से हम लोग हार्मोनिक्स और फूरियर सीरीज को भी रिलेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले कुछ बैठे हैं, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी डिटेल में डील करते हैं विद हार्मोनिक्स और फूरियर सीरीज, तो उसकी कुछ झलक अभी पर मिलेगी। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है फूरियर सीरीज का, जो कैलकुलेशन वाला हिस्सा, अदरवाइज हार्मोनिक्स इज अ वेरी बिग डिस्कशन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्मोनिक्स वेरी डिस्कशन। बट उसका जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है फूरियर सीरीज का, विच इज कॉल्ड एनालिसिस, फूरियर सीरीज से जो हम चीजें कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फूरियर एनालिसिस करना बोलते हैं, या हार्मोनिक एनालिसिस को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा हार्मोनिक्स और फूरियर सीरीज को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट माय डिस्कशन फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। यू कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक्स, स्पेशली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हु आर देयर। मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए जरा, हार्मोनिक्स से आप क्या समझते हैं, कहीं सुना होगा नाम। व्हाट आर हार्मोनिक्स। एनी आइडिया अबाउट हार्मोनिक्स।
Kunal says it occurs due to non-linear loads. Perfect. Perfect. Any other? Kunal, any other point you want to add to it? Hmm. देखिए, before finding out the exact short answer to this question, we need to understand the entire scheme in totality. There are very many aspects to it which we must understand and relate the Fourier series to it. ठीक है, जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक साइन वेव है, this is course your omega t axis, and this is some voltage or current or whatever, voltage or current, and you have a sine wave like this। ऐसी कोई साइन वेव है आपके पास, है ना, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए ओमेगा नॉट है, रेडियन पर सेकेंड, ऑफ कोर्स ओमेगा नॉट इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, एंड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इज रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 पाई, रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 पाई इज हर्ट्ज बेसिकली, राइट। तो कितनी भी हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है कॉरस्पॉन्डिंग टू ओमेगा नॉट। मान लीजिए मैं एक और वेव फॉर्म बनाता हूं एंड दैट वेव फॉर्म लुक्स लाइक दिस। अब आप मुझे बताइए जरा चैट बॉक्स में, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है जो मैंने लिखी है, तो ये ग्रीन वाला जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जल्दी बताइए सभी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ग्रीन वाली की फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी से, कितनी है। जहां इसकी एक साइकिल पूरी हो रही है वहां उसकी साइकिल पूरी हो रही है, और फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 ओमेगा नॉट। जितने में इसकी एक साइकिल पूरी होती है उतने में ग्रीन वाली की 3 साइकिल पूरी हो जा रही है, ठीक। अब तो ग्रीन वाली वेव फॉर्म है उसको आप पिंक वाली वेव फॉर्म के ऊपर सुपर इम्पोज कर दें, ठीक है। तो जब दो वेव फॉर्म को ऐड किया जाता है, आपको ये चीज पता होगी, दो वेव फॉर्म को आप पॉइंट बाय पॉइंट ऐड कर सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज क्वाइट ऑफन की जाती है। जैसे वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म है, पावर की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दिया, दो वोल्टेज का सुपर पोजिशन, तो उन दोनों वोल्टेज की वेव फॉर्म को क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया या ऐड कर दिया। कई बार सब्ट्रैक्ट करना में चाहिए होता है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 3 एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दो वेव फॉर्म एक के ऊपर एक में सुपर इम्पोज कर देता हूँ। सो लेट मी राइट द रिजल्टेंट हियर, रिजल्टेंट। अभी रिजल्टेंट कैसा बनेगा, पहले तो देखो आप यहाँ से यहाँ तक दोनों ऊपर जा रही हैं, तो दो दोनों ऐड, दो नंबर जब ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट दोनों से बड़ा होता है, तो ये ऊपर जाएगा। उसके बाद ये तो ये रिजल्टेंट को नीचे खींचेगा,
मतलब वास्तव में फिर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। 5 प्लस -2 इज इक्वल टू 3, तो वो रिजल्टेंट नीचे आया। फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर, तो यू कैन जस्ट रिलेट, आई कैन सुपर इम्पोज द resultant waveform that I am going to get will be roughly like this, जहाँ के पीक कोइंसाइड कर रहे हैं, जिसका पॉजिटिव पीक इसका नेगेटिव पीक के साथ कोइंसाइड करता है तो वो नीचे खींच देगा। सिमिलरली इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ खुला हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये बन गया रिजल्टेंट। अब आप मुझे बताएंगे सभी चेक बॉक्स के अंदर कि ये जो रेड वाली वेव फॉर्म रिजल्टेंट मैंने बनाई है वेव फॉर्म, क्या ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है क्या? यस या नो बोलेंगे सभी। क्या ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है क्या? नहीं है, ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म नहीं है। अच्छा, क्या ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है क्या? यस और नो, इज दिस अ पीरियोडिक वेव फॉर्म? यस इट इज अ पीरियोडिक वेव फॉर्म। पीरियोडिक वेव फॉर्म मतलब एक 2 पाई के अंतराल के बाद वो वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट कर रही है, तो पीरियोडिक तो ये पक्के में है ही, और श्योर इट इज। तो ये एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक वेव फॉर्म है। ठीक है, मान लीजिए ये ऊपर जो दो वेव फॉर्म्स मैंने लिखी हैं, इसमें से जो फंडामेंटल वेव फॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो गई 30 रेडियन पर सेकेंड। मान लीजिए ये जो पीक वैल्यू है ये 100 वोल्ट्स की है और ये 5 वोल्ट्स की है पीक वैल्यू, दोनों का रिजल्टेंट ये आया। तो जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेवफॉर्म के बारे में कहेंगे कि ये रिजल्टेंट वेवफॉर्म के अंदर 5% थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट है। 5% third harmonic is present in this resultant waveform, and it is because of the presence of that harmonics only that this particular waveform is no more a sinusoid. ये जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म है इसमें से मैं थर्ड हार्मोनिक निकाल दूं तो वापस साइन वेव बन जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी? मतलब जहां जहां हार्मोनिक्स हैं वहां वहां से अगर मैं हार्मोनिक्स निकाल पाऊं तो निकल जाने के बाद जो बचेगा वो एक प्योर साइन वेव रहेगी। अच्छा, जो हार्मोनिक जिसको आप बोल रहे हो वो भी है प्योर साइन वेव, लेकिन जो 100 वोल्ट वाली वेव फॉर्म है वो फंडामेंटल कंपोनेंट है। फंडामेंटल कंपोनेंट मतलब ये यूजफुल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए, है ना। मान लो 50 हर्ट्ज का आपका कोई अप्लायंस है, कोई पंखा है, कोई कूलर है, कोई एसी, तो वो 50 हर्ट्ज पे ही ऑपरेट करेगा, 50 हर्ट्ज पे ही कोई यूजफुल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो अप्लायंस या वो मोटर या वॉट एवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। किसी और फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज या current flowing in the winding of some other frequency will only contribute to the I square R heating of that system, है ना। पंखा आपका अगर 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन है तो 50 हर्ट्ज पे ही वो यूजफुल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा विद द मिनिमम लॉसेस। किसी और अदर फ्रीक्वेंसी जो कि उसकी इंटीग्रल मल्टीपल है, 50 से 52 या 50 से 48 इतना फर्क नहीं पड़ेगा चलो, लेकिन 50 हर्ट्ज और 150 हर्ट्ज की अगर सप्लाई उसको दे दी जाए या उसमें से करंट फ्लो होने लगे 150 हर्ट्ज के, मतलब थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, सो वो 150 हर्ट्ज के कंपोनेंट विल डेफिनेटली बी harmful for the health of that electrical appliance. It won't help in producing any useful output. It will only contribute to the I square R heating in the windings and other things which are not desirable. कुल मिला के अभी के लिए मान लो लॉसेस की इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल कंपोनेंट क्या है? 10 रेडियन पर सेकेंड, बाकी तो जबरदस्ती आ गए, है ना। हम चाहते नहीं थे बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वो आए। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रीजन क्या है भाई, क्यों आ गए।
हार्मोनिक्स आएगी, है ना। तो ये एक रिजल्टेंट जो आपका बना है ये नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक वेवफॉर्म है। अच्छा, आपने फूरियर सीरीज का नाम सुना है क्या? यस या नो बोलना जरा। क्या आपने फूरियर सीरीज का नाम सुना है? से यस और नो। है ना। तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर ए नॉट ए एन बी एन ये सब चीजें कैलकुलेट की होंगी। तो आप जो फूरियर सीरीज लिखते थे, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, तो आप नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक वेवफॉर्म्स की ही लिखते थे, है ना। और इन जनरल आपको वो पीरियोडिक वो सीरीज कैसी मिलती थी? समथिंग ऑफ दिस फॉर्म मिलती थी। एफ ऑफ टी क्या होता था? सम ए नॉट प्लस समथिंग लाइक दिस, राइट। तो अगर ये जो टॉप पे वेवफॉर्म मैंने बनाई है, देखिए दो वेवफॉर्म है, 10 रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी, 100 पीक वैल्यू। तो अगर फंडामेंटल कंपोनेंट देखें तो ये है 100 साइन 10 टी। क्या ये इक्वेशन मैंने बराबर लिखी? फंडामेंटल कंपोनेंट, ये फंडामेंटल कंपोनेंट एफ सी, एफ सी इज फॉर फंडामेंटल कंपोनेंट, और ये थर्ड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक। तो प्लस सुपर पोजिशन मतलब क्या? प्लस एडी तो किया दोनों वेवफॉर्म, और फिर क्या लिखते? 5 साइन 30 टी, 5 साइन 30 टी, है ना। तो आपको नहीं लगता ये एक छोटी सी फूरियर सीरीज ही होगी? डोंट यू थिंक सो? क्या ये छोटी सी फूरियर सीरीज है? यस या नो बोलना जरा इसको। ये B1 हो गया, ये B3 हो गया, बाकी ए नॉट जीरो हो गया और ए एन जीरो हो गया, और बी एन नॉन जीरो हो गया, और ऑड एन से। यस और नो? आपको नहीं लगता ये फूरियर सीरीज ही बन गई? अरे भाई करो टाइप यस और नो। जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाओ, जो लोग जाग रहे हैं कम से कम वो टाइप करें। क्या ये कॉम्पैक्ट सी फूरियर सीरीज है कि नहीं है? बिल्कुल है कॉम्पैक्ट सी फूरियर सीरीज, है ना। इसका मतलब क्या है? कोई भी नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक वेवफॉर्म हो, उसके अंदर एक फंडामेंटल कंपोनेंट होगा और हार्मोनिक होंगे। तो कभी भी वेवफॉर्म जो कि साइनोसॉइड होनी चाहिए, बट किसी कारणवश वो नॉन साइनोसॉइडल हो जाती है, क्या कारण है अभी आ रहा हूं कारणों पे भी, बट किसी भी कारणवश वो नॉन साइनोसॉइडल हो जाती है, मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है कि उसके अंदर हार्मोनिक्स आ गए हैं। और जैसे ही हार्मोनिक्स आए, तो हार्मोनिक्स को मैथमेटिकली स्टडी करने के लिए हमें फूरियर सीरीज के पास जाना पड़ता है। फूरियर सीरीज को लिखना और फूरियर सीरीज से आगे के कैलकुलेशन करना, इसको क्या बोलते हैं? फूरियर एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट हमने बनाया, वैसे ही इफ आई क्रिएट फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, तो जहां इसकी एक साइकिल पूरी हो रही है, वहां पे इसकी 5 साइकिल पूरी करवाओ। तो आप ये जो फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आई विल राइट एज 5 ओमेगा नॉट और 50 रेडियंस पर सेकेंड, इट विल जस्ट एड अप टू द रिजल्टेंट। और ये जब एड अप होगा, तो ये आपकी रिजल्टेंट को और ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, है ना। ये आपके रिजल्टेंट को और ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। तो अब आपका रिजल्टेंट डिस्टॉर्ट होकर के पहले से ज्यादा डिस्टॉर्शन इसका हो जाएगा।
ठीक है, सो दिस इज फंडामेंटल कंपोनेंट प्लस थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक। इसके कारण क्या होगा, फूरियर सीरीज में एक और टर्म बढ़ जाएगी। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जितनी ज्यादा वेवफॉर्म डिस्टॉर्टेड उतने ज्यादा उसके अंदर हार्मोनिक्स और उतनी ज्यादा फूरियर सीरीज में टर्म्स। समझ गए? तो ये फूरियर सीरीज से रिलेटेड हम कैलकुलेशंस अब आगे करने वाले हैं। मैं आपको जरा बता दूं, ये जितनी भी वेवफॉर्म आपको दिख रही है, चाहे वो ये वाली वेवफॉर्म हो या ये वाली हो या कोई भी वेवफॉर्म को आप पकड़ लीजिए, इन सभी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू बताएंगे मुझे कितनी है? ये जितनी भी वेवफॉर्म आपको दिख रही है, एक एक वेवफॉर्म सभी की एवरेज वैल्यू एक ही है, बताएंगे कितनी है एवरेज वैल्यू? सारी वेवफॉर्म्स की एवरेज वैल्यू कितनी है? 0 है ना? 0 क्यों है? पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया सबका +5 -5 ऐसी बात हो गई। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल दीज वेवफॉर्म्स इज 0। तो ये वास्तव में जो होता है आपका फूरियर सीरीज का ये वाला पैरामीटर इज एवरेज वैल्यू इटसेल्फ। ये एवरेज वैल्यू ही है। ठीक है, तो अगर आपको एक फूरियर सीरीज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि भाई एवरेज वैल्यू कितनी है इसकी, तो मान लो कोई करंट है आई ऑफ, वो आपको दिया जाता है 5 + 6 sin ω t ऐसा। तो ये देखा जाए तो छोटी सी फूरियर सीरीज ही है, और ये 5 की क्या है, एवरेज वैल्यू है। 5 एम्पियर इज द एवरेज वैल्यू। आरएमएस कैसे निकालते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें फूरियर सीरीज से रिलेटेड कैलकुलेशंस करने हैं। अब प्रश्न अभी भी बचा है कि सर ये आपने कहा कि नॉन साइनोसॉइडल जब हो जाएंगी तब फूरियर एनालिसिस की तरफ हमें जाना होगा, और हार्मोनिक्स आ गए हैं, अगर नॉन साइनोसॉइडल हो गई तो ये बात का इंडिकेशन है। बट सर ये नॉन साइनोसॉइडल हुई क्यों, हार्मोनिक्स आए क्यों? दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। कुणाल ने एक रीजन बताया अभी, और कोई ऐड करना चाहेगा? कुणाल ने एक रीजन बोला है, प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियर लोड्स के कारण हार्मोनिक्स आते हैं, विच इज एक्सेलेंट, परफेक्ट। कैन यू टेल मी सम अदर रीजंस जो कि हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है? क्या और कारण आप मुझे बता सकते हैं हार्मोनिक्स का कारण क्या है आने का? फिर मैं बताता हूँ। गलत बताएंगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट आप क्लास में बैठे हैं तो प्लीज पार्टिसिपेट। अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट अटेंडिंग द क्लास? कोई और रीजन आपको पता हार्मोनिक्स का? देखिए, फर्स्ट रीजन ऑफ हार्मोनिक्स क्या होता है? इफ यू लुक एट द entire power system from sending end to receiving end, sending end से लेकर के receiving end तक, of course it's an AC system, right from the generation to the final consumption। जनरेशन हुआ, सिंक्रोनस जनरेटर्स ने जनरेट किया या इंडक्शन जनरेटर्स ने किया, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट, एंड देन इट इज देन स्टेप्ड अप। you know why do we step up the power to higher voltages before transmitting it? अल्टीमेटली फिर वो रिसीविंग एंड पे आया, फिर स्टेप डाउन हुआ, फिर स्टेप डाउन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फाइनली कंज्यूम हुआ। ये पूरा का पूरा एक एसी सिस्टम है, इट्स एन एसी सिस्टम, है ना? इस एसी सिस्टम के अंदर देर आर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नेमली सिंक्रोनस मशीन्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड इंडक्शन मोटर्स प्रीडोमिनेंटली, है ना? एसी सिस्टम है तो यही है पूरा मामला। सेंडिंग एंड पे सिंक्रोनस जनरेटर्स, हाँ कुणाल एकदम सही है आपका जवाब, उसको भी मैं करता हूँ डिस्कस। तो सेंडिंग एंड पे जनरेटर्स, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर इंडक्शन मोटर्स। अब कोई भी
इलेक्ट्रिकल मशीन में, एसी मशीन की बात कर रहा हूँ। देखिए, एसी डोमेन में हार्मोनिक्स की बात होती है और डीसी डोमेन में रिपल्स की बात होती है। तो सिंस अब की बात हो रही है तो मैं एसी डोमेन की बात कर रहा हूँ। एसी डोमेन मतलब अल्टरनेटिंग करंट डोमेन। So the motors operating AC, the machines operating on AC, the generator generating AC, and the running AC. That's what we are. So जहाँ पर भी AC power is being generated, the machine or the electrical device you are using for generating the power or for converting the electrical power into mechanical or transforming the power to higher voltages, whatever the case may be, that machine is an assembly of an electrical circuit and a magnetic circuit. कोई भी एसी मशीन हो, एसी क्या कोई भी, डीसी हो, जो भी हो, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और एक मैग्नेटिक सर्किट होता है। मैग्नेटिक सर्किट एसी मशीन के लिए हम कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके लिए ये वाला लूप बनाते हैं। सभी लोग जरा मुझे चैट बॉक्स में इस लूप का नाम बताएंगे, जरा क्या नाम है इस लूप का? क्विकली का नाम बताइए, क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस लूप कॉल्ड? हाँ, दिस इज कॉल्ड एज hysteresis loop। इसको hysteresis loop बोलते हैं। ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल है। ये कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है बोलो? प्रैक्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो H है ये प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नेटाइजिंग करंट के। अभी ट्रांसफार्मर की बात करो और ये प्रोपोर्शनल टू होता है फ्लक्स के। दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। So if you see, this is the parameter of the magnetic domain and this is the parameter of the electrical domain. Is it okay? अब अगर यहां से हम IM की वेवफॉर्म अलग करना चाहें वर्सेस टाइम और वर्सेस ओमेगा टी या फाई एम को, दोनों में से कोई एक नॉन साइनोसॉइडल होता है, तो दोनों में से कोई एक, वो डिफरेंट केसेस होते हैं कौन कब साइनोसॉइडल कौन कब नॉन साइनोसॉइडल, बट दोनों में से कोई एक definitely becomes a non-sinusoid, something like this, or maybe the non-sinusoid, something like this। अब इसकी डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल मशीन का ट्रांसफार्मर का टॉपिक है कि या तो फ्लैट टॉप वेव फॉर्म मिलती है हमें या फिर पीकी वेवफॉर्म मिलती है which is predominantly due to the presence of third harmonic। This is a very detailed discussion there in electrical machines। Now, why is it becoming non-sinusoidal? Is because of the saturation or the non-linearity in the hysteresis loop। ये प्रैक्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल का ये प्रैक्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल का पीएच कर्व है। ठीक है। जबकि एक ideal magnetic material, if you see, would have the hysteresis curve like this। ये BH लूप है एक, या BH कर्व कह लो उसको, लूप नहीं कर्व है। इसका एक आइडियल मैग्नेटिक मटेरियल था। यहाँ B है और यहाँ H है। B इज इन वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, and this H is in amps per meter, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। एम्पियर्स लॉ भी रिलेट करते हो वहां पे आप। तो यहां से जब आप वेव फॉर्म को ट्रेस करने जाओगी, इसकी वेव फॉर्म को, फ्लक्स की वेव फॉर्म को या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट की वेव फॉर्म को, तो वो क्या मिलेगी? एक साइनोसाइड
मिल जाएगी इस तरीके से। तो पहला रीजन हार्मोनिक्स के आने का क्या है? सैचुरेशन एंड नॉन लीनियरिटी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। क्या है बोलो? मैग्नेटिक सर्किट। नीचे वाला देखो, नीचे वाला एकदम आइडियल है मामला, ये आइडियल मैग्नेटिक मटेरियल है, इज एन आइडियल मैग्नेटिक मटेरियल। बी एंड एच आर गोइंग हैंड इन हैंड, ठीक है, एच और बी दोनों साथ साथ में है। प्रैक्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल में आप देख रहे हो एच एंड बी आर नॉट हैंड इन हैंड। इनफैक्ट हिस्टैरिसीस का फिनोमिनन यही है कि बी और एच साथ साथ में नहीं चलते। कहीं बी आगे निकल गया तो वहीं एच आगे निकल गया, कहीं बी जीरो है वहां एच नॉन जीरो है, कहीं एच जीरो है तो वहां बी नॉन जीरो है। वो दिख रहा है आप, 4 पॉइंट जो 4 जगह कट कर रहा है हिस्टैरिसीस लूप, वहां पे यही तो है, यहाँ 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 और यहाँ। जहाँ बी जीरो है वहां एच कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव है, और यहाँ एच जीरो है वहां कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जीरो आएंगे तो दोनों एक साथ जीरो होंगे, पीक पे पहुंचेंगे तो दोनों पीक पे एक साथ पहुंचेंगे, नेगेटिव पीक पे दोनों पहुंचेंगे तो एक साथ पहुंचेंगे। तो पहला रीजन क्या है? सैचुरेशन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। दूसरा रीजन जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से आता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में क्या होता है? एक तरफ सोर्स होता है, एक तरफ होता है लोड, और ये बीच में होती है आपकी क्या? असेंबली ऑफ स्विचेस। यहाँ पे एक असेंबली ऑफ स्विचेस होती है, ठीक है। ये एक इन्वर्टर का मैंने एग्जांपल दिया, डीसी टू एसी होता तो फिर क्या होता? पर ये एक कन्वर्टर है, एसी टू डीसी का, मतलब रेक्टिफायर है ये। डीसी टू एसी होता तो इन्वर्टर होता, डीसी टू डीसी होता तो चॉपर होता। तो ये क्या है? एसी टू डीसी कन्वर्टर है। अब ये बॉक्स के अंदर क्या है? स्विचेस, असेंबली ऑफ स्विचेस, आपको पता है, थायरिस्टर, आईजीबीटी, मॉसफेट, जीटीओ, एलएससीआर, है ना, ये क्या है? असेंबली ऑफ स्विचेस है। Now there is a high frequency switching going on within this box, because of which the current which is drawn from the supply is not pure sinusoid, but it is full of harmonics. This we study there when we study the power electronics in detail. तो इस सोर्स करंट के अंदर भी हार्मोनिक्स होंगे, जिसका कारण क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग जो कि उस बॉक्स के अंदर हो रही। तो पहला कारण क्या है? सैचुरेशन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट्स ऑफ एसी मशीन्स, नॉन लिनियरिटी ऑफ देयर मैग्नेटिक मटेरियल। Second thing is, if it is because of power electronic circuit, it is primarily due to the high frequency switching happening in the box or in that power electronic circuit. And third one is the presence of non-linear load, जो कि अभी कुणाल ने बोला। Non-linear loads मतलब, linear loads क्या होते हैं, linear elements क्या होते हैं? पहले ही दिन हमने पढ़ा था, V is equal to IR, V is equal to LdI by dt, L और IC is C dV by dt, जहाँ पे वोल्टेज और करंट ऑफ द डिवाइस आर रिलेटेड बाय either a linear differential equation or directly related, like in a resistance, that particular element is called as a linear element. So if the voltage and current follow this particular trend, then that particular load is called as a linear load. जबकि एक नॉन लीनियर लोड में क्या होगा? वोल्टेज एंड करंट आर नॉट linearly related, they are non linearly related, and something like this, right? ऐसा कुछ, तो ये लीनियर नहीं है मामला। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये 3 कारण है, ठीक है। फिर बाकी जो है वो मिसलेनियस रीजंस हैं कि भाई ट्रांसमिशन लाइन में इंटरफियरेंस हो रहा है तो उसके कारण कुछ हार्मोनिक्स आ गए, मशीन्स में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वाइंडिंग्स का, है ना, वो निकालते हैं ना वहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में, स्लॉट्स पर पोल पर पेज ऑफ द स्टेटर एंड दिस एंड दैट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाइंडिंग्स इन द स्टेटर स्लॉट्स इज नॉट यूनिफॉर्म। वो रीजन है। बाकी मोटा मोटा ये 3 कारण है। कौन से 3 कारण? saturation of the magnetic circuit, non-linearity of the magnetic material, दूसरा high frequency switching happening in the circuit, and the third one is the presence of non-linear loads, ठीक है। तो ये कारण है वेव फॉर्म के नॉन साइनोसॉइडल हो जाने का, और जब भी नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होगी हम फूरियर सीरीज पे जाएंगे।
ठीक है, क्या आपको समझ में आया पूरा मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल स्टफ? यस या नो टाइप करिए पहले सभी। क्लियर? ठीक है, अब फूरियर सीरीज से कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? एवरेज वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, फूरियर सीरीज की जो ए नॉट है वही एवरेज वैल्यू। अब मान लो कोई करंट है, वो वही ले लेता हूं मैं, 5 + 7 sin 10। तो इसका वास्तव में मतलब क्या है? चलो वोल्टेज ले लो, वोल्टेज सोर्स, सम वोल्टेज सोर्स। तो इसमें एक डीसी कंपोनेंट है। डीसी कंपोनेंट मतलब एवरेज कंपोनेंट को ही डीसी कंपोनेंट बोलते हैं। ये डीसी कंपोनेंट, दिस इज डीसी कंपोनेंट, राइट, एंड दिस इज अ साइनोसाइड। तो ये साइनोसाइड हुआ, ठीक है, ये साइनोसाइड हुआ। तो ये वास्तव में क्या है? एक तो डीसी सोर्स है और एक एसी सोर्स है, और दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया है, मतलब ऐड कर दिया है। तो 5 वोल्ट ये और 7 sin 10t ये है। दिस इज 7 sin 10t। अब इसको आप किसी भी सर्किट से कनेक्ट करेंगे टू एक्साइट दैट पर्टिकुलर सर्किट, what will happen? This will result into the non-sinusoidal currents flowing into the circuit। ये जो सोर्स करंट है जो कि इस सर्किट में जाएगा, वो नॉन साइनोसॉइडल होगा। वो क्या होगा बोलो? नॉन साइनोसॉइडल होगा। ठीक है, तो इसकी अगर एवरेज वैल्यू निकाली जाए, ये गेट का 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो कितनी है बोलो? 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट इसकी एवरेज वैल्यू है। आरएमएस कैसे निकालते हैं? आरएमएस निकालते हैं, रूल ऑफ थंब ध्यान रखना, जो भी एसी कंपोनेंट है उनके हम देखेंगे क्या, कोएफिशिएंट्स देखेंगे, मतलब पीक वैल्यूज उनकी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कोई करंट है हार्मोनिक से भरा हुआ, और उसका मैं लेता हूँ वैल्यू 10 sin 10t प्लस 5 sin 30t माइनस 60 डिग्री प्लस 2 sin 50t प्लस 60, बराबर। अब मैं आपसे पूछूं जरा इसकी आरएमएस वैल्यू बताना। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, +60 -60 वॉट एवर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? इन कोएफिशिएंट से ही मतलब है। ठीक है, तो क्या आप मुझे आई एवरेज और आई आरएमएस बताएंगे ब्रैकेट में जरा, चैट बॉक्स में जरा क्विकली। चैट बॉक्स में मुझे आई एवरेज, पहले तो आई एवरेज बताओ कितना है इसका, सभी बताएंगे। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है करंट की, जल्दी बताओ। क्या कोई एवरेज कंपोनेंट दिख रहा है आपको? कोई डीसी कंपोनेंट दिख रहा है फूरियर सीरीज? नहीं दिख रहा, तो कितनी एवरेज वैल्यू होगी? 0 होगी। आर कैलकुलेट करके बताओ। 10/√2 होल स्क्वायर प्लस 5/√2 होल स्क्वायर प्लस 2/√2 होल स्क्वायर। डू द कैलकुलेशन, टेल मी द वैल्यू क्विकली।
है ना। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इस तरीके से हम आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालते हैं वेवफॉर्म। ठीक। अच्छा, अब कहता हूं कि इस करंट को हमने पास किया एक रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू है 5 ओम्स, है ना। और ये करंट है यही वाला, आई ऑफ टी, यही वाला करंट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिसिपेशन इन द सर्किट, सो इट्स बाय डेफिनेशन आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इज द डिसिपेशन इन वॉट्स। ठीक है। तो रेजिस्टेंस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आर एम एस वैल्यू ही आपको लेनी है। इस तरीके से हम पावर लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक। तो जैसा मैंने आपसे कहा, जिस कंपोनेंट को हम निकालने जा रहे हैं, केवल उसी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का सोर्स हमें लेना है और बाकी को डीएक्टिवेट करना है ना। अगर मान लो 3 टाइप के सोर्स लगे हैं, 10 रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड, तो करंट में भी 3 कंपोनेंट होंगे, 10 रेडियन पर सेकेंड वाला, 30 रेडियन पर सेकेंड वाला और 50 रेडियंस पर सेकेंड वाला। तो 10 के कारण 10 आएगा, 30 के कारण 30 आएगा और 50 के कारण 50 आएगा। तो एट ए टाइम हम एक ही को ले रहे हैं, तो एट ए टाइम एक को लेकर के ही हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करने हैं और लास्ट में सुपर इम्पोज सभी को कर देना है। जब लास्ट में सुपर इम्पोज कर दोगे तो फोरियर सीरीज बन जाएगी। फोरियर सीरीज से या तो वो एवरेज वैल्यू पूछेगा या आरएमएस वैल्यू पूछेगा या पावर लॉस पूछेगा। तो एवरेज, आरएमएस और पावर लॉस भी हमको निकालना सीख लिया। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, यू विल क्विकली अंडरस्टैंड इट। से एक एसी सोर्स है और एक डीसी सोर्स है, लाइक दिस, है ना। और एक आरएल सर्किट है। ये आप मान लें कि 10 वोल्ट्स का है और दिस इज 100 साइन सेकेंड। ये 3 ओम है, ये 0.4 हेनरी। तो मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओगे क्या, ओमेगा क्या है? ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड दिख रहा है। ये वाली टर्म क्या होती है बोलो? ओमेगा होती है। तो ये जो इंडक्टेंस मैंने लगाया है 10 रेडियन पर सेकेंड पे, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा ओम्स में? बताना तो जरा जल्दी से चैट बॉक्स में। व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस? 4 ओम ना, जे 4 ओम। जो ओमेगा 10 है और एल क्या है? 0.4 है ओमेगा एल। तो 4 ओम हो जाएगा, जे 4 लिखोगे। अच्छा, एन इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट टू अ डीसी, ये हमने ट्रांजिएंट में पढ़ा था अंडर स्टेडी स्टेट। ऑफ कोर्स हम लोग स्टेडी स्टेट एनालिसिस ही कर रहे हैं, ट्रांजिएंट को छोड़ के जो भी एनालिसिस है वो स्टेडी स्टेट एनालिसिस ही है। तो क्या मैंने वहां पे ये बात आपसे कही थी कि एन इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट टू अ डीसी एंड अ कैपेसिटर इज ओपन सर्किट टू अ डीसी अंडर स्टेडी स्टेट? क्या मैंने कहा था ये वहां पे? से यस और नो? कहा था इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट टू अ डीसी, है ना। तो इंडक्टर को जब डीसी मिलेगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है एट ए टाइम? एक को कंसिडर करना है। तो मान लीजिए केवल डीसी को हमने कंसिडर किया। तो जब डीसी को कंसिडर किया तो यू विल हैव ओनली द रेजिस्टेंस। डीसी सोर्स को खाली रेजिस्टेंस दिखेगा, बाकी दिखेगा ही नहीं कुछ। इंडक्टर उसके लिए शॉर्ट है, कैपेसिटर उसके लिए ओपन है स्टेडी स्टेट। तो ये 10 वोल्ट, या जस्ट टू कीप इट अ होल नंबर आई टेक इट एज 9 वोल्ट्स। तो 9 वोल्ट्स ले लो, होल नंबर रहेगा। So this is 9 volt, this is 3 ohms. So the DC component will be 9 by 3, that is 3 amperes will be the DC component of current. Plus
अब क्या बना दें, फ्रीक्वेंसी के अनुसार इंडक्टिव रिएक्टेंस 100 by root 2 angle 0, and let me call this as I2, the current I2. So if I calculate I2, it will be 100 by root 2 angle 0 degrees upon 5 angle 53.13 degrees. तो ये बनेगा 100 by 5 20, 20 by root 2 या 10 root 2 इसको लिख लें, एंगल माइनस 53.13। तो ये क्या बना, 10 रूट 2, 20 बाय रूट 2 मतलब 10 रूट 2, एंगल 53.13 नेगेटिव। ठीक है, 3 प्लस जे 4 क्या होता है, 3 प्लस जे 4 होता है 5, एंगल 53.13 फोर्स, इतना होता है। ठीक, तो I2 ऑफ टी अगर आप लिखने जाए तो क्या होगा बोलो, 10 रूट 2, ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू, इसमें हम रूट 2 का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये एक वैल्यू बन जाएगी। तो 10 रूट 2 में फर्दर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 बन जाएगा। तो 20 साइन ऑफ 10t माइनस 53.13 डिग्रीज, ये I2 है। और I1 क्या है, I1 डीसी कंपोनेंट है जो पहले ही निकाल लिया आपने, वो कितना है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट करंट है वो मेन सर्किट में दिखा दो, ये जो रिजल्टेंट करंट है वो क्या है, I1t और I2t, या I1 और I2 का क्या है, एडिशन है। तो I1 और I2 को जब आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, दैट रिजल्टेंट विल बी द सुपरपोजिशन ऑफ द टू, I1 plus I2, I1 is DC, I2 is AC, superimpose will give you 3 plus 20 sin of 10t minus 53.13 डिग्रीज, है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो रिजल्टेंट करंट है, इस रिजल्टेंट करंट की डीसी वैल्यू कितनी है, तो आप मुझे बताना कितनी है भाई डीसी वैल्यू, पहले ही निकाल चुके हैं हम। एवरेज वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर। अच्छा, आरएमएस जरा क्विकली बता दो मुझे, सभी लोग बताएंगे, जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाओ फटाक से। और आई आरएमएस की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके। इसे निकालोगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 20 बाय रूट 2 स्क्वायर, कितनी है वैल्यू, पावर लॉस कितना हो जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू आप रख देना, आर कितना है 3 ओम, ठीक है, आर कितना है सर्किट का 3 ओम। तो इसको जब रख देंगे तो जो भी आए आंसर, दैट मच वॉट्स इज योर पावर डिसिपेशन इन द सर्किट, वो पावर डिसिपेशन होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करके क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दी, इस तरह के प्रॉब्लम्स अब आपको करने हैं।
नोट डाउन हो जाए तो क्लियर एंड नोटेड टाइप कर देना, सो दैट हम आगे बढ़ेंगे उसके। जी क्लियर टाइप करो भाई, जल्दी क्लियर। कोई डाउट है तो पूछिए। कैपेसिटर होता तो ओपन हो जाता वो, स्टेडी स्टेट। डीसी के लिए ओपन होता है ना, डीसी के लिए ओपन होता। ठीक है चलिए, अब इसी पे बेस्ड ग्रिड के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके प्रॉब्लम्स आपके सामने खोलता जाऊंगा, आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर निकालिएगा। आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन, ज़्यादा जरूरत लगी तो ज़्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन इज या, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए।
चलिए, तो पहले तो मुझे RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. लेट मी फर्स्ट क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट. तो RMS वैल्यू क्या है करंट की RMS वैल्यू? 100 t square plus 4 by root 2 square plus 4 by root 2 square. तो ये आएगा 5 years. ठीक है. और आई पावर लॉस कितना होगा रेजिस्टेंस में? आई RMS स्क्वायर इंटू आर, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू is 250 watts. So this is your answer. ठीक है. इसको नोट डाउन करके जरा नोटेड टाइप कीजिए चैट बॉक्स. हाँ जी, नोटेड. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर एंड नोटेड. सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसका आंसर आप ही को देना है. कुणाल, इट इज आस्किंग फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आई ऑफ टी. आई ऑफ टी क्या पूछ रहा है? एक्सप्रेशन पूछ रहा है.
वहां निकाला था ना हमने। तो ये एक्सप्रेशन था ना, एक्सप्रेशन था ना ये। कैपेसिटर ओपन हो जाता है डीसी। यस कुणाल आंसर। देखो यहाँ डीसी कंपोनेंट तो रहेगा ही नहीं कोई करंट। करंट में डीसी कंपोनेंट नहीं रहेगा क्योंकि डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन हो गया। अगर कैपेसिटर ओपन ही हो गया तो सर्किट ही ओपन हो गया। सर्किट ओपन हो गया तो करंट जीरो। मतलब करंट में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहने वाली है। पहले इस पे यस या नो टाइप करो। यस टाइप करो जल्दी से। सही है ना। कैपेसिटर ओपन हो जाएगा डीसी के लिए। तो डीसी के लिए तो सर्किट ओपन ही है, तो ओपन सर्किट में कोई करंट संभव ही नहीं। तो देयर वॉन्ट बी एनी डीसी कंपोनेंट इन द करंट आई ऑफ टी।
देखो केवल डीसी ले लो पहले। 5 वोल्ट का डीसी। रेजिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, कैपेसिटर ओपन हो जाता है। तो I1 of T or I of T due to DC is definitely 0 प्लस इंडक्टर। अब ओमेगा कितना है देखो आप, ओमेगा है 1 रेडियन पर सेकेंड। So this is as it is j omega L. L is 2, omega is 1. So this is J2 ohm, the inductive reactance. Now comes the capacitive reactance, 1 upon omega C. C is 1, omega is 1, 1 upon 1. But with a minus sign, J1 ohms. And this you can write as the RMS value, not volts. And let this be the component of current, which is I2। तो जो I2 ऑफ टी है वही I ऑफ टी है कुल मिला के, है ना, इज इक्वल टू I1 ऑफ टी प्लस I2 ऑफ टी। I1 ऑफ टी तो 0 है, ठीक। तो I2 ऑफ टी को पहले पोलर फॉर्म में निकाल लेते हैं और फिर उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो I2 एंगल 0 डिग्री प्लस अपॉन 1 प्लस रिजल्टेंट इन दो the complex reactance J। तो ये बन गया 10/√2 और डिनोमिनेटर क्या बनेगा पोलर फॉर्म में, ये बनेगा, यानी तो बना। तो ये क्या बन गया 5, 10/√2 फर्दर डिवाइड बाय √2 10/2 एंगल 45। इसी को एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दोगे तो यही एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्या आ जाएगा, आई ऑफ टी ऑफ टी, I1 ऑफ टी तो 0 है। तो 5 साइन टी माइनस 45 डिग्री। 5 रूट क्या होता है 7.07 होता है। 5√2 मतलब 10/√2, 10/√2 मतलब 0.707 इंटू 10, दैट इज 7.07 टी माइनस 45 डिग्री। डिसिपेशन पूछता तो डिसिपेशन भी आप निकाल लेते, 5√2 का स्क्वायर इंटू 1 इफ डिसिपेशन वाज आल्सो आस्क्ड। So it would be 5√2 squared into r. R is what? Sorry, 5 square into r. 5√2 तो मैक्सिमम वैल्यू, तो 5 स्क्वायर। 5√2 अगर पीक वैल्यू है तो 5 आरएमएस वैल्यू हो जाएगी इंटू आर इज 1, सिंपली इट कम्स आउट टू बी 25 वॉट्स, राइट। ये 25 वॉट्स। इसको नोट डाउन करके क्लियर एंड नोटेड टाइप कीजिए।
क्लियर एंड नोटेड टाइप करो भाई जल्दी। नेक्स्ट बताइए आंसर। देखो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ा होगा, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कौन सी वैल्यू रीड करते हैं बताना तो चैट बॉक्स में। पीएमएमसी या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी वैल्यू रीड करते हैं? एवरेज वैल्यू रीड। करेक्ट। और जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं। ठीक है। तो वास्तव में ये आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी आरएमएस वैल्यू करंट की और उसकी एवरेज वैल्यू करंट की, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपसे पूछ रहा है। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर से मेजर करोगे तो वो आरएमएस वैल्यू आपको दे देगा मेजर करके, और मूविंग कॉइल से मेजर करने जाओगे तो एवरेज वैल्यू वो दे देगा। तो दोनों रीडिंग का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, फटाक से बता दो मुझे। अच्छा, एवरेज वैल्यू क्या दिख रही है आपको? फूरियर सीरीज में से एवरेज वैल्यू बताओ कितनी दिख रही है वोल्टेज की, कांस्टेंट टर्म। हाँ। और आरएमएस कितनी है? एवरेज 100 है, आरएमएस कितनी है जल्दी बताओ। वी एवरेज, वी आरएमएस कैसे निकालते हैं? माइनस हो या प्लस डजेंट मैटर, क्योंकि रूल्स फिर भी माइनस है इसलिए माइनस ही लिख दो। कितना आ रहा है ये? कैलकुलेटर में जरा बताओ, कैलकुलेटर।
100.34, 314 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस इज 0.31 या 0.32 के आसपास कुछ आएगा। That's right. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो हमने किया था ना बिल्कुल वैसा है कुछ। अब इसका आंसर आपको देना है।
कुणाल, इसने एक्सप्रेशन नहीं पूछा है, देखो आप, इसने पूछी है आरएमएस वैल्यू। करंट की आरएमएस वैल्यू पूछी है इसने। करेक्ट कामिनी। देखिए, एसी सोर्स की जो वैल्यू है वो है, if I simply write the RMS value 12 by root 2 angle 0 with omega being, again you can see 1 radian per second, this is your omega, है ना। तो दो सर्किट्स बनेंगे, एक तो डीसी कंपोनेंट के कारण इंडक्टर इज अ शॉर्ट, this is your 8 volts and this is your 1 ohms, so no doubt this I1 DC component 8 amperes का है। और source you shall have 1 ohm J 1 ohms, ठीक है, 12 by root 2 angle 0 degrees volts, and this is your component, the AC component I2. So the I2 is, you can see this is root 2 angle 45 degrees, Cartesian form converted to polar form. So 12 by root 2 upon root 2 angle 45 degrees, यहाँ कोई एंगल नहीं है, वहाँ जीरो एंगल है, तो 12 by root 2 फर्दर डिवाइड बाय रूट 2, तो 12 by 2 that is 6 angle minus 45 degrees. So I2 क्या आएगा, if I write I2 of t, it is 6 root 2 sine of minus 45 degrees. Now the resultant of these two will be I of t is equal to DC component 8 plus AC component this. तो आई आर एम एस क्या आ जाएगा, एक रूट तो ऑलरेडी है, तो डिवाइड बाय रूट 2 करेंगे तो वो हट जाना है, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विल बी 10 एम्पियर, राइट। एक रूट 2 का, तो 6 रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 10 एम्पियर इज योर आंसर। ठीक है कुणाल, 9 कहाँ से आ गया था आपको। इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन इसके बाद।
चलिए नेक्स्ट बताइए। एक एक सोर्स को लेना पड़ेगा। आप देख रहे हो दो एसी सोर्स हैं ये। एक एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 रेडियंस पर सेकेंड, दूसरे की 2 रेडियंस पर सेकेंड। तो दो एसी सोर्स, दोनों के कारण I1t I2t का एक्सप्रेशन निकालो। ऑप्शन में पहली टर्म है I1t, दूसरी टर्म है I2t। अभी आपको निकालना है, आंसर आप बताएंगे।
Yes, answer. Kunal, Kamini, tell me the answer quickly. देखो, दो सोर्सेस हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हमारा टॉपिक ही है सर्किट्स विद मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सोर्सेस। 10√2 पीक वैल्यू है, तो 10 वोल्ट RMS वैल्यू हो गई, और ओमेगा इसका 1 रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा 1 इज 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, रेजिस्टेंस 1 है, इंडक्टेंस J1 ओम्स का होगा। वैल्यूज रिपीट होती हैं, गेट की एग्जाम में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू बार बार रिपीट होती है। 1 ओम 1 हेनरी तो बहुत ही ज्यादा देखने में आया है बार बार। 3+J4 हो गया, 6+J8 हो गया, ये जो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स हैं ये बहुत देखने में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका I1 हो जाएगा, और सुपर इम्पोज विथ अदर 10√5 है। 10√5 डिवाइड बाय √2, तो 10√5 डिवाइड बाय √2 तो ऐसा बन जाएगा, है ना। और ये आपका 1 ओम ही रहेगा, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 2 है। देखिए, cos 2t की टर्म आ रही है ना, तो ये क्या बन जाएगा, J2 ओम्स बन जाएगा। ठीक, और दिस इज योर I, so I1 will be 10 angle 0 upon this in polar form is √2 angle 45 degrees. √2 angle 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 5√2। अच्छा, एक और चीज, 10 एंगल 0 नहीं लिखेंगे इसको, एंगल ऑलरेडी वोल्टेज का भी है। देखो आप, ये वोल्टेज का एंगल दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। 0 नहीं है वो एंगल, 10 है, तो 10 एंगल 10 है वोल्ट्स। तो आई मस्ट राइट 10 एंगल 10 डिग्रीज। सो 10 - 45 इज -35 डिग्री। तो CRD कहाँ गए, CRD में से एक आंसर है पक्के। 5√2 तो क्या है, RMS वैल्यू। तो I1 को अगर लिखा जाए, I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मीन्स द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 5√2 इंटू √2 इज लाइक 10। साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 थी, T, ओमेगा T ओमेगा 1 है, तो -35 डिग्री। If I look at the other diagram, I2 क्या हो जाएगा इन पोलर फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल
10√5 बाय √2। एंगल देखिए उसका क्वेश्चन में, एंगल है इसका भी 10, इसका आंसर भी 10, तो 10 डिग्री अपॉन अपॉन, अब इसका क्या बनेगा, अंडर द रूट 5 बनेगा। दिस इज √5। एंगल क्या बनेगा इसका, tan−1 2। तो √5 एंगल tan−1 2। तो 10√5, √5 से √5 तो कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल। तो ये क्या बनेगा, सीधे एक्सप्रेशन ही लिख डालता हूँ, I2T इज इक्वल टू 10/√2 is the RMS value, so 10 is the peak value, sin of t प्लस न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का, तो I1T plus I2T, you can observe it's this, ये ठीक है। क्लियर एंड नोटेड टाइप करिए इस पे जल्दी से। क्लियर एंड नोटेड। चलिए लास्ट क्वेश्चन।
चलिए इसको आप एज एन असाइनमेंट कर लीजिएगा। ठीक, कर लेंगे एज एन असाइनमेंट, यस और नो? एज एन असाइनमेंट इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।